अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान की सियासत एक दफ़ा फिर अदालतों के अंदर मौजूद है और अदालत के चंद आने वाले ऐसे फैसले जो हो सकता है इसी हफ्ते भी आ जाएं, उसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बड़े गहरे असरात मुरतब होने वाले हैं। आज जिस शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है वो इन सियासी मामलात के साथ साथ कानूनी मामलात के ऊपर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और पाकिस्तान के बड़े बड़े केसेस के अंदर उनका एक बड़ा अहम किरदार रहा है। आने वाले चंद माह के अंदर पाकिस्तान की सियासत के साथ साथ पाकिस्तान का एक अदालती निज़ाम भी जो है कहा जा रहा है कि तब्दील हो सकता है। वो क्या राय रखते हैं, किस तरह देखते हैं सारे मामले को, हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। आप खैरियत से हैं? जी जी ठीक ठाक है। एतजाज़ साहब, मैं इतने केसेस हैं मेरे सामने, पूरा एक पलंदा पड़ा हुआ है केसेस का, लेकिन मैं आई वांट टू स्टार्ट विद तोशाखाना केस इमरान खान साहब के हवाले से। ये कहा जा रहा है कि जी मोस्ट प्रॉब्ली 5 अगस्त से पहले 5 अगस्त को जो है जज साहब छुट्टियों पे जाने लगे हैं, शायद उससे पहले केस का फैसला हो जाएगा एंड मोस्ट प्रॉब्ली शायद इमरान खान साहब नाअहल होने जा रहे हैं। अब तक जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, आई डोंट नो आपने कितना उसको देखा है, बट आर यू सेटिस्फाइड जिस तरीके से केस चला? मैं एक तो आपको बता दूं कि मैं सीनियर तो पीपल्स पार्टी में हूं, पर मैं वो मेरा जो कहा यहाँ होगा इज़ ए पर्सनल ओपिनियन, क्लिनिकल ओपिनियन ऑफ द लॉ अंडरस्टैंडिंग। डिस्क्लेमर आ गया। डिस्क्लेमर। ठीक। तो इसमें मैं ये समझता हूँ फ्रैंकली कि हुमायूं दिलावर, जज हुमायूं दिलावर, वो तो कम्प्लीटली डिस्क्वालीफाइड है टू हियर दिस केस। अब ये देखें, आज ये एक सियासी लीडर, पार्टी लीडर के खिलाफ केस बना हुआ है और बड़ी ही डिटाई से हुमायूं दिलावर सुन रहे हैं। हुमायूं दिलावर के सामने उन्होंने पेश किए हैं जो पोस्ट ऑन हिज अकाउंट, द फेसबुक पोस्ट और ऑन हिज अकाउंट इतने वो डिराइसिव हैं ऑफ द चेयरमैन ऑफ पीटीआई, इतने डिराइसिव हैं कि कोई, मैंने देखे हैं कि कोई उसकी मतलब है उस शख्स को जो इतना हेटफुल है टुवर्ड्स द अक्यूज्ड, उसको उसके अदालत में बैठना नहीं चाहिए। एंड आई एम सरप्राइज कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये देख के भी और वो पोस्ट भी देख के, इन हिज डिफेंस ही सेज कि जी वो फेसबुक अकाउंट मेरा है, पोस्टें मेरी नहीं है। हाँ, और वो एफआईए तहकीकात करें। एफआईए से एक दिन में उन्होंने तहकीकात करानी है। एफआईए ने कह देना कि जी बिल्कुल ठीक है, पोस्ट से किसी और की है। किस तरह एफआईए कह सकती है? ये फेसबुक सिर्फ बता सकता है। एंड आई थिंक इफ द पार्टी that party goes to approaches Facebook, ये एफआईआर की रिपोर्ट को उन्होंने निगेट कर दिया, तो एफआईआर की तो रिपोर्ट आएगी और चीफ जस्टिस उस पर एकदम लिख देंगे कि ये तो चूंकि ये जो अलेज किया है मुल्ज़िम ने वो दुरुस्त नहीं है, ठीक, और इसलिए इसको अब उसको खातिर में न लाएं। इस बात पे 2 महीने बाद फेसबुक वाला कहता है कि जी ये उसी की पोस्ट है। ठीक है। अब किस तरह, यहाँ मुझे तो नहीं पता ये किस तरह डिनाई किया जा सकता है कि पोस्ट उसकी नहीं है, अकाउंट उसका है, पासवर्ड उसका है, एक्सेस उसको है, और वो और फिर कोई 5-7 साल वो पोस्ट उसकी प्लेटफॉर्म पे बदस्तूर रहती हैं। ठीक। तो आई डोंट, अब देखें मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के कितना उन्होंने ऑब्जेक्ट किया टू हिज पर्सनल बायस के, पर्सनल बाइल, जबकि उन्होंने खुद बता दी थी ये बात। हाँ, खुद शुरू में गई। हाँ। और जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो ही कंटिन्यूड इन द बेंच। बाद में ऑब्जेक्शन आ गया। चौथे दिन गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ गालबन कि ये तो हमारे खिलाफ जाएगा। हाँ। और मैं आपको बता दूं, मैं फुल कोर्ट, मैंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि फुल कोर्ट हो जी। मैं फुल कोर्ट को आज भी अपोज नहीं कर रहा हूँ। मैंने उसको डिस्कस करना है, मैंने बड़ी डिटेल से भी आपके उस केस को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन सर, ये तोशाखाना केस के हवाले से इन हिज डिफेंस, या अगर मैं कहूँ कि मुस्लिम लीग नून की साइड से जो है वो ये बात की जाती है कि जनाब जब हम लोग अपने केसेस के हवाले से, जजेस के हवाले से कहते थे, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार हो गए या नैब के जो जज हो गए, वो कहते थे जी, हम कहते थे कि जजेस हमारे अगेंस्ट हैं, तो उस वक्त हमारी कोई नहीं सुनता था। देखो, इसमें एक और भी है, एक और इससे भी ज़्यादा फंडामेंटल ऑब्जेक्शन है और ऑब्स्टिकल है जज हुमायूं दिलावर का या किसी भी सेशन जज का,
इस केस को इस कार्रवाई के तहत सुनने का। उसकी वजह यह है कि एक सेक्शन दफ़ा 193 है 193 ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जी, वो कहता है बड़ा क्लियरली 193 कि कोई सेशंस जज या एडिशनल सेशंस जज जी, किसी केस को में समाप्त ही नहीं करेगा, ठीक है, मासवाए एक्सेप्ट व्हेन referred to the court by a magistrate। ठीक है, अब इसमें तो रेफरेंस हुई नहीं, हाँ, इसमें कोई मैजिस्ट्रेट भी नहीं, इसमें डायरेक्टली उन्होंने लिया है। ओके, अब ये चीज़ तो देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दिस। अच्छा, दूसरा असूल बहुत ही मुसलमा है, वो ये है कि अगर आप किसी अदालत को के इख्तियार समाअत को चैलेंज कर दें, जी, आप कहें आप ये इशू के समाअत का इख्तियार है कि नहीं पहले डिसाइड होगा। ठीक है, अगर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं जज साहब कि ये इख्तियार का समाअत ही नहीं है, समाअत का इख्तियार ही नहीं है, तो उसमें द मैटर एंड्स। ठीक है, अगर वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये ऑब्जेक्शन ठीक नहीं है और मुझे समाअत का इख्तियार है, तो ही goes ahead with the trial। ये इनकी कई एप्लीकेशंस जो हैं और अपील्स उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेंडिंग हैं, वो मामला भी उधर चल रहे हैं, बट दे नॉट हैप्पी विद द चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आल्सो। But Chief Justice, I don't think I am happy with the Islamabad Chief Justice for doing such things के एक दिन में कहे FIA को कि आप रिपोर्ट दें, जो कि FIA की टेक्निकल कॉम्पिटेंस में नहीं है। I can tell you that। अच्छा, वो ये नहीं बता सकते कि ये मैंने जाके एतजाज हसन ने पोस्ट निकाल दी, इनका अकाउंट लिया, हुमायूं दिलावर का अकाउंट लेके पासवर्ड लिया, एक्सेस ली और फिर मैंने पोस्ट कर दी, जिसको उन्होंने 4 साल 5 साल वाइप आउट नहीं किया अगर अपने नहीं थे। अब उन्होंने लॉक कर दिया वो अकाउंट, अब नाउ इट्स टू बी एक्सचेंज विद, लेकिन अब किया ना। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी जो कहा जाता है वो ये, दिलावर साहब ये फरमाते हैं कि जी ज़ाहिर बात है उनके जो वकला हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वकला हैं, वो बार बार जज साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, तो वो कहते हैं जी आप ज़रा इस्तिस्ना तो देखें, हाजिरी से इस्तिस्ना जितनी मैंने खान साहब को दी है वो तो आज तक कभी किसी को नहीं मिलती, अंडर ट्रायल अगर कोई मुलजिम हो जितनी इनको मिली है। ये चीज़ मुतनाज़ है। अच्छा, बड़ा इस्तिस्ना, मियाँ नवाज शरीफ को कितना इस्तिस्ना मिला हुआ है 4 साल से। ही इज सिटिंग आउट, he is not appearing, he is an absconder, he is taking part in politics of Pakistan। he is meeting Asif Ali Zardari साहब in Dubai but not coming over here। अब ये यहाँ नहीं आ रहे, और ये भी नहीं कह सकते कि मुझे इल्म ही नहीं था, मैं किसी जंगल में बनबास पे गया हुआ था, मुझे इल्म ही नहीं हुआ, पीछे लंका पे हमला हो गया या कुछ। तो ये मतलब दिस इज नो आर्ग्यूमेंट। होना क्या चाहिए? दिलावर साहब को जो है वो छोड़ देना चाहिए, रिक्यूज करना चाहिए, रिक्यूज करना इसमें, या कम अज कम वो जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ली हुई है कि इख्तियार समाअत है कि नहीं, उस पर फैसला दें। उसको फिर चैलेंज कर सकता है मुल्जिम, अगर उसके खिलाफ आया बिफोर दी, या जिसके भी पार्टी के खिलाफ आया टू दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लीगली स्पीकिंग वो तो आपकी राय आ गई, अब पता नहीं मैं ऐसे कहूँ पॉलिटिकली स्पीकिंग या नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि खान साहब के खिलाफ फैसला आने वाला है? हाँ, ये लगता है, ये तो मेरे ख्याल 2 दिन में। अच्छा, और नहीं, वो जिस स्पीड से जा रहा है, 342 सेक्शन 342 की स्टेटमेंट इज द एंटायर डिफेंस ऑफ द अक्यूज जी, एंटायर डिफेंस। अब उस डिफेंस को आप मतलब एक दिन में ही दे रहे हैं उसको, 35 सवाल दिए उनको। अब 35 सवाल। हाँ जी। अब यहाँ भी मुतनाज़े है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आई हैवंट सीन दोज क्वेश्चन जी, मैंने देखा है इस पे मीडिया पे जी, मीडिया पे एक वो अताउल्लाह तारर साहब कह रहे थे कोई जवाब ही नहीं दिया, उसके पास जवाब ही नहीं था, जवाब ही नहीं। 2 जो मीडिया के आपके, नॉट योर चैनल बट कोलीग्स में, वो उन्होंने जो कहा है, बताया है कि जी वो उसने सेर हासिल जवाब दिया हर सवाल का। ठीक है, अब आई कांट टेल, अगर तो सेर हासिल उसने जवाब दिया है और दिया होगा, उसने एक ब्रिगेडियर वसीम का भी नाम लिया है, वो अब मेजर जनरल। हाँ जी, ही हैज टू बी कॉल्ड, मिलिट्री सेक्रेटरी थे उनके, मिलिट्री सेक्रेटरी ही हैज टू बी समन। अच्छा, एंड
समन्ड बाय द कोर्ट एज अ कोर्ट विटनेस, क्योंकि मुल्ज़िम तो उठा के नहीं ला सकता उन जनरल साहब को, अच्छा, कोई ड्रैग करके तो नहीं ला सकता। मुझे गाइड कीजिए कि अगर इस तरह किसी के बारे में कह दिया जाए कि जी ही इज़ गोइंग टू बी आवर विटनेस इन माय डिफेंस, तो बुलाएं उसको, तो द कोर्ट शुड और कैन समन हिम? नहीं है, कोर्ट हैज़ टू। अच्छा, देखिए इतना रेलेवेंट है ना ये, a man working with the prime minister at the critical time and tenure, और उस पे मतलब ये वज़ीर आज़म या मुल्ज़िम कह रहा है जो वो कहेगा आप मेरी तरफ से बुलाएं, पर मैं उसको नहीं समझ कर, मैं इज़ अ मेजर जनरल, मैं नहीं समझ सकता। अदालत, सिविल कोर्ट भी, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भी, प्रेसिडेंट को तो नहीं समन किया जा सकता, इन डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस प्राइम मिनिस्टर को तलब कर सकती। अच्छा, प्रेसिडेंट को कोई अदालत नहीं, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को कोई अदालत नहीं। अब इसमें खान साहब के जो मुखालिफिन है वो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने एक्चुअली अपने ये 342 के बयान के अंदर ये जो आखिरी पत्ता खेला है ये बेसिकली प्रोलॉन्ग करने के लिए है, ताकि मामला उलझ जाए, कौन मेजर जनरल को बुलाएगा, कब आएंगे मेजर जनरल, कब वो गवाही देंगे, दिस इज जस्ट टैक्टिक के किसी तरह जो है इसको प्रोलॉन्ग किया जाए। नहीं, अगर मेजर जनरल आके कहता है ये दुरुस्त कह रहे हैं, could be vice versa also, could be vice versa also। नहीं, अगर तो रिस्क ले रहा है ना मुल्ज़िम, रिस्क तो मुल्ज़िम ले रहा है। अगर वो आके उसको नहीं, अगर उसने आके बयान खिलाफ दे दी कि जी ये सब साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब गलत फरमा रहे हैं, मेरा इसमें कोई नहीं था ताल्लुक, अगर वो ये कह देता है तो इट विल बी अ लॉट ऑफ एग एंड लॉट ऑफ पनिशमेंट फॉर द अक्यूज। ठीक, वो कैलकुलेटेड रिस्क लिया उन्होंने। अच्छा, कहते हैं बुलाओ। अच्छा, अब बुलाने का सिर्फ ये है कि बुलाने की मजाज अदालत है, ही हैज टू बी समन्ड एज कोर्ट विटनेस। अच्छा, सब्जेक्टेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन, उनको जिरा के लिए मुल्ज़िम को भी इख्तियार होगा और प्रोसिक्यूशन। और ये भी गाइड कीजिए, क्या जज साहब इस डिमांड को रद्द भी कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, नहीं 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 कि ये नहीं हो सकता। देखिए ना, एक रेलेवेंट, क्योंकि जितनी अर्जेंसी अभी थोड़ी देर पहले जिसकी हम बात कर रहे थे, नहीं अर्जेंसी में तो काम नहीं है। को तो कोई नहीं, जज साहब जाएं, छुट्टी करें, आ जाएं, एक हमारे कोई भी हो लीडर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, उसके साथ इस तरह सलूक कर रहे हो जज साहब कि उसके वकील ख्वाजा आरिफ इज अ वेरी डिसेंट, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, कभी उसकी करियर में झगड़ा नहीं हुआ होगा जज, मेरा हुआ है। अच्छा, मैं वो सुनाऊंगा आपको कभी कि माय मेंटोर शेख मंजूर कादिर, उन्होंने क्या कहा, पर वो एक अलग बहस। अच्छा, बट हो जाते हैं जज। अच्छा, ये भी रोजाना जजेस के साथ बड़ी कमराडरी है, प्रैक्टिस चलती है मेरी। अच्छा, वैसे एक इसका कंपैरिजन जो है वो मियां साहब के केस के साथ भी किया जाता है पैनामा के हवाले से, कि जी वहाँ पे एक मॉनिटरिंग जज को लगा दिया गया था और कहा गया था, एक अर्जेंसी लग रही थी कि जी इलेक्शन से पहले जो है वो मियां नवाज शरीफ को सज़ा होनी चाहिए, और यहाँ पे भी शायद इनके लिए इसी तरह ही लग रहा है कि इलेक्शन से पहले खान साहब को सज़ा हो जानी चाहिए। यू थिंक दिस कंपैरिजन इज़ फेयर? देखिए, अगर तो मियां साहब ये कहते हैं कि उनके साथ ये ज्यादती हुई है, तो फिर उनको तस्लीम करना चाहिए कि ये भी खान के साथ भी ज्यादती हो रही। ठीक है, ये तो क्विड प्रो को। क्या राय है वैसे मियां साहब के साथ ज्यादती? मैं उसको ओवरऑल पिक्चर देखता हूँ। एक बंदे कह रहे हैं आप 250 आप केसेस कर दें, आपके खिलाफ कर दें, मेरे खिलाफ, मेरी मत मारी जाएगी। किस किस अदालत में मैं जाऊंगा, क्या फैक्ट्स हैं केस के, क्या उसके कौन सा गवाह आ रहा है, कौन सी क्या चलान किसी में पेश करना है, किसी मुख्तलिफ स्टेजेस पे। ये तो डिलिबरेट, राना सनाउल्ला, ख्वाजा आसिफ और लॉ मिनिस्टर, ये तो उन्होंने एक क्रिएट ऐसा किया है कि वो फारिग हो जाए। अच्छा, और वो इधर उसका ध्यान ही ना हो किसी। दिस इज नॉट फेयर ट्रीटमेंट। हमारे साथ ज्यादतियाँ होती रही हैं, बड़ी ज्यादती होती रही हैं। बीबी शहीद के लिए मैं सुबह उठता था 8 बजे अदालत में पेश होता था, राशिद अजीज़ खान साहब की, यहाँ पेश होता था 10 बजे तक, ये उनके साथ तय था। 10 बजे मैं एयरपोर्ट की तरफ भागता था। एयरपोर्ट 11 बजे जहाज़ लेके, वो हमारी पीपल्स यूनिटी वालों ने निकाले हुए होते थे कार्ड मेरा और मेरे जूनियर का, आई वुड फ्लाई टू कराची। अच्छा, कराची आसिफ साहब का केस होता था, उन्नड़ केस, वो बम बांध के, और एक फैंटास्टिक स्टोरी बनाई हुई, और बड़ी उसके स्टेक था गवर्नमेंट का, जो हमारे मुखालिफ अब गवर्नमेंट आ चुकी थी, मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर।
اور بم باندھ کے اور اس کو ہاسٹیج رکھ کے اس میں الٹیمیٹلی ایکویٹل ہوا وائل وہ دی چیف منسٹر ابھی نام ذہن میں آ جاتا ہے ناٹ ارباب رحیم تو بعد میں آئے تھے پہلی گورنمنٹ میں چیف منسٹر جام صادق علی was in government and he had sworn to slaughter آصف زرداری. اب وہ اچھا وہاں میں 11 بجے 12 ساڑھے 12 پہنچ کے کنڑ کیس کراس ایگزامینیشن 4 بجے کی فلائٹ لے کے اسلام آباد نیشنل اسمبلی کا رات میں کر کے سیشن اٹینڈ کوئی تقریر کرنی ہے 10 بجے کی فلائٹ لے کے لاہور بستر میں سو کے صبح 8 بجے راشد عزیز خان کے سامنے اینڈ سرکل. اچھا تو ہمیں بڑا خوار کیا ہے. میں آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ واقعی کیسز کی بہت بڑی تعداد ہے اور امپریشن یہی آ رہا ہے کہ واقعی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. حامد خان صاحب آپ بڑے رسپیکٹیبل لائر ہیں, انہوں نے بھی میاں صاحب کے کیس کے حوالے سے کہا کہ لگ یہی رہا ہے کہ فیصلہ ایکچولی کہیں اور لکھا گیا ہوا تھا میاں صاحب کے حوالے سے. یو ایگری ود دم؟ نو آئی ڈونٹ. وائی؟ نو آئی ڈونٹ. دیکھیں اس کیس کے فیصلے میں جو فلاز بھی ہیں وہ بھی اپیرنٹ ہے آن دا فیس آف دی ریکارڈ, اور جو اس میں اسٹرانگ پوائنٹس ہیں وہ بھی اپیرنٹ آن دی فیس آف دی ریکارڈ ہے اینڈ دیو بین ڈسکسڈ. ایک چیز جس کا بہت ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ پیناما سے شروع ہوئے تھے اقامہ میں جی. اب یہ میرا میں تو اس کو ڈیفینس نہیں مانتا کیونکہ اقامہ منصور از اے ویری سیریس ڈیریلیکشن فرام لا کہ پرائم منسٹر یا فیڈرل منسٹر آپ ہوں اور آپ ایک اور ٹیکنیکلی بھی ایک فارن کمپنی کے ملازم ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر ہو اور وہ ریلائنس انڈیا کی ریلائنس کمپنی میں جنرل مینیجر بھی ہو, وہ تنخواہ نہ لیتا ہو. Is this a fair comparison؟ تو اپنے بیٹے کی کمپنی میں تھے نا. نہیں میں ٹیکنیکلی بیٹے کی کمپنی ہو کسی کی, اٹس اے کمپنی ہیز اے پرسنالٹی ادر دین دی شیئر ہولڈرز اینڈ ڈائریکٹر. یہی تو کارپوریٹ لا کا ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو یورپ میں آ گیا, اسلامک ورلڈ میں نہیں آیا. یورپ نے ایکیومولیٹ کیا کیپٹل اس کی وجہ سے. یورپ نے اس کیپٹل کی کنسسٹنسی اوور جنریشن رکھی کہ کمپنی سروائیوز ایون از دا ڈائریکٹر چیف ڈائریکٹر ڈائز. ہمارے ہاں کے چیف ایگزیکٹو اگر ہمارے لاز آف انہیریٹنس کے تحت وہ ایک فوت ہوتا ہے اس کی جائیداد 1/260 ایک بیٹی کو یا اس کے رشتہ دار کو مل رہی ہوتی ہے, دوسرے کو 20/199 مل رہی ہوتی ہے, وہ سپلٹ ہو جاتا ہے. صحیح سزا ہوئی ہے؟ صحیح سزا ہوئی ہے. کوئی اس میں آپ کو میں بتاؤں اوکاما میئرلی ہیونگ این اوکاما کا کیا فائدہ ہے؟ اوکاما کا یہ فائدہ ہے یو اے ای کا کہ آپ وہ لے کے آپ سیکرٹ بینک اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ میں بھی کھول سکتے ہیں, لکسٹنشائن میں کھول سکتے ہیں, کیمن آئلینڈ میں کھول سکتے ہیں, آئل آف وائٹ میں کھول سکتے ہیں, پیناما میں کھول سکتے ہیں, اور اینڈ ادر آپ کھول سکتے ہیں. یہ اس کا اوکاما میں تنخواہ کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اچھا اب یہ چونکہ ہم اس طرف آ ہی گئے ہیں, اس حکومت کے دور میں پرائم منسٹر, ان کے صاحبزادے میاں صاحب خود کئی کیسز جو ہیں وہ ٹرن ہو گئے, منی لانڈرنگ کے بڑے سویر قسم کے الزامات تھے, ٹرن ہو گئے. صحیح ہوئے غلط ہوئے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لیجسلیٹو انٹرفیئرنس ہوئی ہے ان دا جوڈیشل پروسیس, اور with the help of People's Party. With the help of People's Party has voted for this. Indeed it has. I don't say it is not. But یہ judicial process میں پھر بھی, and this could be achieved but only through a constitutional amendment. اچھا. Article 184(3) is a constitutional provision. آئین کی شک ہے 184(3). جی جی. اس کے تحت ڈائریکٹلی ناٹ انڈر اینی لا, اس کے تحت یہ ڈیسیژن آئی ہے سپریم کورٹ جس نے ڈسکوالیفائی کیا. ٹھیک. اب اس 184(3) کو
अमेंड किए बगैर ये ख़त्म नहीं हो सकती। यानी आप कह रहे हैं कि मियाँ साहब की नाअहली जो है वो बरकरार रहेगी आपकी राय में? नाअहली भी और उनकी जो प्रेजेंट टर्म है अच्छा वो भी हाँ। यानी ये जो 5 साल के लिए इसको लिमिटाइज किया गया है ये नहीं होगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हो सकता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से तो फौजी अदालतें भी लगाई जा सकती हैं, हमारा इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक ठीक। पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कर नहीं सकते। 228 MNAs ही नहीं है असेंबली में कि 228 वोट हों हाँ। तो आईनी तरमीम पास हो, फिर कंप्लीट। अब 228 नहीं है। अब इससे बड़ी अजीब अजीब इख्तराएँ निकलती। एक, अगर ये आइन को अमेंड नहीं कर सकते तो ये सदर का इंतखाब भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 सूबे हैं ही नहीं। इलेक्टोरल कॉलेज पूरा, अब इलेक्टोरल कॉलेज होगा पूरा जब इलेक्शन हो जाएंगे जी। इलेक्शन के बाद तक आरिफ अलवी साहब सदर रहेंगे, चेयरमैन सेनेट नहीं आता इसमें, उसमें लिखा है 44 आर्टिकल 44(2) में कि द प्रेसिडेंट शैल कंटिन्यू अच्छा until his successor is elected. So basically आरिफ अलवी साहब ही कंटिन्यू, आरिफ अलवी साहब शैल कंटिन्यू। अच्छा, दूसरा इसमें जो है कि ये MQM को बड़ी तशवीश है कि सेंसस नया हो और सेंसस के बाद, अब सेंसस में ये सेंसस सिर्फ हो जाए तो वो काफ़ी नहीं है। सेंसस के बाद सेंसस के रिज़ल्ट के मुताबिक ज़रूरी है कि आइन में तरमीम की जाए। अच्छा, आइन में इस वक्त लिखा है कि 342 सीटें होंगी नेशनल असेंबली, ये तो रहेंगी जी। फिर आइन में लिखा है उनमें से 141 डायरेक्टली इलेक्टेड, पंजाब की होंगी 69, 65 सिंध की होंगी एंड सो एंड सो फोर्थ जी। अब सेंसस में हो सकता है पंजाब की 2 कम हो रही हो सीटें, सिंध बिकॉज ऑफ कराची उसकी आबादी ज़्यादा बड़ी है 2 उधर जा रही हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में महाजरीन आ गए या कुछ आ गया वो भी आबादी ज़्यादा होगी ठीक। अब वो 342 जो इस वक्त है वो सीटें 342 ही रहेंगी, पर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन रेशो चेंज आइन में लिखी हुई इतनी थी आइन में लिखी। अब उनको आप जब तक अमेंड नहीं करेंगे आप सेंसस पे उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। अब नया इलेक्शन अगर सेंसस में रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता तो वो इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन होंगे कैसे होंगे? इलेक्शन मुर्गी आई पहले के अंडा। अब अगर पहले इलेक्शन हो किस तरह हो, वो तो MQM कहती है कि हमारे नए सेंसस पे हो। नए सेंसस पे हो नहीं सकती क्योंकि अमेंडमेंट नहीं कर सकते आप आइन में। सो अब इलेक्शन पहले होंगे कि अमेंडमेंट पहले होगी? अमेंडमेंट हो नहीं सकती क्योंकि ये असेंबली तो नहीं कर सकती और उस वक्त तो ये असेंबली भी नहीं होगी। तो फिर आपकी क्या होगा? फिर पुराने सेंसस पे चलेंगे? हाँ अच्छा, उसी पे चलना पड़ेगा सर। वो पिछली दफ़ा भी उसी पे। बेसिकली अगर कहीं पे कोई प्लान बन रहा है कि नए सेंसस के थ्रू जो है वो इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है। अच्छा, सेंसस के मुताबिक वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूरी होगी करनी, वो नहीं कर सकते। नंबर नहीं है, वो नंबर ही नहीं है, उसके लिए नंबर नहीं है। ठीक, मैं सियासत के ऊपर भी वैसे आपका तजिया लेना चाहूँगा, लेकिन आपका जो केस है फौजी अदालतों के हवाले से, उसके अंदर जो है प्ली ये ली गई, आज दरख्वास्त दायर हुई है कि जी फुल कोर्ट बना दिया जाए। आपने शुरू में ख़ुद भी पहले आपने ये बात कही थी, लेकिन उसके बाद अब एक और रिक्वेस्ट आई है और फैसला जो है मोस्ट प्रॉब्ली कल अनाउंस कर दिया जाएगा। आपने मुखालफत की उसकी आज इस सिलसिले में, आप क्यों मुखालफत कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने जैसे आपने कहा कि जो हमारी पिटिशन है, मेरी पिटिशन है और सरदार लतीफ़ खोसा साहब मेरे वकील हैं जी, ही इज़ काइंडली कंसेंटेड टू बी दी लॉयर। अब हमने उसमें ये अपनी पिटिशन में पहले ही लिखा था कि फुल कोर्ट बनाए और वो चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट ही बनाया जी। किस तरह कि चीफ जस्टिस ने 9 मेंबर बेंच बनाया, वर दी ओनली अवेलेबल जजेस। ठीक, उसमें छुट्टियां थी, कुछ मुल्क से बाहर चले गए, कुछ छुट्टी पे थे, तो 9 अवेलेबल जजेस इंक्लूडिंग द 2 सीनियर मोस्ट जजेस आफ्टर द चीफ जस्टिस काजी साहब एंड तारिक मसूद साहब। अब वो उन्होंने ये एक आज दलील दी है
فل کورٹ کے حق میں فیصل صدیقی صاحب بڑے زیرک وکیل ہیں کراچی کے، پر انہوں نے یہ دیا کہ ایک کیس تھا جس سے سجاد علی شاہ چیف جسٹس کو سپریم کورٹ سے ہٹایا گیا تھا. وہ 10 ججز کا بینچ تھا، اور وہ 10 ججز اس طرح تھے کہ وہ 10 ججز بیٹھے اور 10 ججز نے کہا ہم فل کورٹ ہیں. اچھا. کیونکہ جو اس میں آنا چاہتے تھے اس بینچ پہ وہ ہمارے ساتھ، وہ ڈویژن ہی اس طرح تھی. 6 تھے ود سجاد علی شاہ اور 10 تھے ود اجمل میاں. تو انہوں نے کہا ہم فل کورٹ ہیں کیونکہ ہم نے تو دعوت دی سب کو آؤ بیٹھو، وہ نہیں بیٹھے. تو 10 ممبرز کا فل کورٹ، اب یہاں 9 ممبرز کا فل کورٹ چیف جسٹس نے بنا دیا اویلیبل ججز. اس میں 2 نے کہا سو اگر 10 کا ہو تو 9 کا بھی فل کورٹ ہو سکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس رمدے کے تحت جو فل کورٹ تھا وہ 13 ججز کا تھا جس نے ریسٹور کیا تھا افتخار محمد چودھری نے. بالکل وہ 13 ججز کا تھا بیکاز باقی بیٹھ نہیں سکتے. 3 میرے رسپونڈنٹس تھے اسی پٹیشن میں، بھگوان داس صاحب، جاوید اقبال صاحب اور ڈوگر صاحب. ایک ریکیوز کر بیٹھے تھے رضا صاحب، اور ایک اور ریکیوز کر گئے فلک شیر صاحب. تو وہ 5 نکل گئے. تو جو ججز تھے 13 ججز تھے. 13 ججز میں نے یہ اس کو ایز فل کورٹ لیا. فل کورٹ ڈزنٹ مین کہ سارے جج ہوں. اب اگر 10 جج اویلیبل، اب 10 جج فل کورٹ ہیں، ہو سکتے ہیں تو 9 بھی ہو سکتے ہیں. تو چیف جسٹس نے فل کورٹ بنایا. اس میں 2 اٹھ گئے، قاضی صاحب اور طارق مسعود صاحب. انہوں نے کہا ہم اس بینچ کو ریکگنائز نہیں کرتے، تو ہم ریکیوز نہیں کر رہے، ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. باہر ایک دم لا منسٹر اور ڈیفنس انٹیریئر منسٹر انہوں نے بیانات دے دیے کہ جی یہ تو بینچ کو ریکگنائز تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا. بھائی کیا ہوا؟ 2 ججز کہتے ہیں یہ بینچ نہیں ہے، باقی 7 بیٹھے رہے. 7 تو اس بینچ کو کسی نہ کسی صورت ریکگنائز کرتے ہیں. تو یہ 2 against 7 کو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم رد کرتے ہیں؟ ویسے میں اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو چیف جسٹس آنے والے چیف جسٹس ان کے حوالے سے حکومتی سورسز کی جانب سے جس طرح بیان بازی کی جاتی ہے یا ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی وی ہیو ایکچولی سین دس آن میڈیا. اس سے کیا ان کو کنٹروورشل نہیں کیا جا رہا؟ آئی وانٹ یو ٹو کامنٹ آن دیٹ. مجھے ایک بریک آ رہا ہے ناظرین، میں نے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد اعتزاز صاحب سے ذرا ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی ان کا تجزیہ حاصل کریں گے. آفٹر اے اسمال بریک، پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے قانونی اور سیاسی معاملات کے حوالے سے، لیکن دونوں انٹرمنگلڈ ہو کے چل رہے ہیں آج کل. اعتزاز صاحب، ہم بات کر رہے تھے آنے والے چیف جسٹس کے حوالے سے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، موجودہ حکومتی سیٹ اپ جو ہے وہ کافی زیادہ ان فیور ان کے لیے بات کرتا ہے، اور امپریشن یہ دیتا ہے کہ جی بس سپٹمبر کے اندر 16 ستمبر کے بعد جو ہے نا بہت سی چیزیں چینج ہو جانی ہیں، اور آپ دیکھیے گا ہواؤں کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. واقعی ہواؤں کا رخ تبدیل ہو جائے گا یا ان کی خام خیالی ہے آپ کے خیال میں؟ میرا تو خیال ہے، اور میں آن ریکارڈ ہوں، کہ اگر کسی کو یہ امید ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کی مطابق، ان کی خواہش کے مطابق چلیں گے کسی کو بھی، تو وہ یہ بہت ان کو غلط فہمی ہے یا خوش فہمی. اچھا. اور قاضی از اے مین آف ہز اون مائنڈ. یو کانٹ ایون پریڈکٹ اباؤٹ ہم. اور انہوں نے فیض آباد دھرنے کا جو فیصلہ دیا، جہاں بعد میں لفافے بانٹے جا رہے تھے، تو وہ ایک پریسینٹ اینڈ بولڈ جج اور بولڈ جج کی کا فیصلہ تھا. تو مجھے تو خیال ہے کہ قاضی صاحب کے آنے کے بعد لوگ عمر بندیال کو وشفلی یاد کرا کریں. اچھا. عمر میں ایک کمپلیٹ ڈیسنسی ہے. وہ سافٹ، وہ عمران آتا ہے تو کہتا ہے گڈ ٹو سی یو. وہ یہ اس کا جرم بن جاتا ہے، قصور بن جاتا ہے. وہ مجھے کئی دفعہ I have appeared after 3-4 months before him, تو he would say good to see you or something like that. Pleasant thing. وہ ریلیکس بھی ہے ذرا عمر، ایٹماسفیئر بھی ریلیکس رکھتا ہے. قاضی صاحب تو ٹینس رکھے گا ایٹماسفیئر.
ये इनको। अच्छा, मैं थोड़ा सा ज़रा सियासत के ऊपर मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगा। सर, इलेक्शंस हो रहे हैं, टाइम पे हो रहे हैं, क्या किस तरह देख रहे हैं आप? यार मंसूर, मैं इस पे जो देखूं, मेरा एक क्यास है। क्यास ये है कि द पावर्स दैट बी, जो इन के भी पीछे हैं, नून के, और उन्होंने देखा है कि हमने पंजाब और केपी की असेंबलीज के मुतालिक हमने कोई नहीं किया, हमने इलेक्शन नहीं कराए 90 दिन में, और क्या हुआ है, चल रहा है। वो निगरान बैठे हैं और निगरान हुकूमत कर रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक। और वो एक 200 दिन हो गए 90 दिन की बजाय। तो ये तो मुश्किल नहीं, काम नहीं है। निगरानों को एक दफ़ा लेजिटिमेटली अपॉइंट कर लो, हाँ। तो फिर उनको चलाओ 3 साल। ये अब उनके। दूसरा, उन्होंने निगरानों को जो एम्पावर कर दिया है, हाँ। बायलैटरल एंड ट्राइलैटरल एग्रीमेंट्स इंटरनेशनल एंड ऑब्लिगेशंस जो ले लें, प्राइवेटाइजेशन, स्टील मिल हो, PIA हो, रेलवे हो, ये केयर टेकर का काम है ही नहीं। अच्छा। केयर टेकर कांट टेक, इट्स एन अनरिप्रेजेंटेटिव। तो यू थिंक ये कोई लंबा सेटअप बनने लगा? मुझे तो लगता है ये जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट हुआ ना, इसाक डार को क्यों करना चाह रहे थे कि वो बैठा रहे, 2 साल बैठा रहे, तो मियां नवाज शरीफ बैठा है। ये ज़हन में इनके है कि ये केयर टेकर लंबा जाएगा। मार्केट में खबर है कि इसाक डार साहब नहीं तो तब भी कोई नून लीग का कोई और सीनियर कोई और हो सकता है। हाँ, ये बहुत खबर है। हाँ। और वो अपना भाव डाल रहे हैं, मार्केट पे रोब डाल रहे हैं इंडिविजुअली। वो टेलीफोन होता है, मेरे आंट तो पहला काम कर दें। अच्छा। हाँ, वरना नहीं होएगा। अच्छा, वैसे पावर्स दैट बी की आपने बात की, ख्वाजा आसिफ साहब मेरे शो के अंदर आए हुए थे पिछले हफ्ते। उन्होंने फरमाया कि जी 2019 में हमें पंजाब की ऑफ़र हुई कि पंजाब ले लें, उसके बाद दिसंबर में जाके वफाक ले लें, और फिर मार्च 2021 में भी उनको ऑफ़र हुई, जेल में जो है वो उनको ऑफ़र हुई। सर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस वक्त अपोजिशन में थी, कोई ऐसी ऑफ़र पीपल्स पार्टी को नहीं हुई? नहीं, मेरी इत्तला नहीं है। अच्छा। ये फेवरेट्स होते हैं, द शरीफ्स इन दिस रिस्पेक्ट। अच्छा। पीपल्स पार्टी तो जबर और जुल्म मजलूम पार्टी होती है पीपल्स पार्टी। नहीं, पीपल्स पार्टी रहती ही मजलूम है अभी भी। ये फैसले, ये सारी ड्रिवन इस शहबाज शरीफ गवर्नमेंट, इंटीरियर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर बैठी हुई है। बिलावल भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं इस गवर्नमेंट। हाँ, फॉरेन मिनिस्टर है। फॉरेन मिनिस्टर अपना काम कर रहा है और बड़ी अच्छी अंदाज से निभा रहे हैं। आई वांट यू टू, मैं इस पे एक्चुअली पूछना चाहूँगा बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से कि मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं एजाज साहब के सामने ये सवाल रखना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो, क्योंकि पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी अगले इलेक्शंस के बाद जो है बिलावल भुट्टो साहब हमारे कैंडिडेट होंगे फॉर प्राइम मिनिस्टर, क्या बिलावल भुट्टो तैयार हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए? एतजाज़ साहब अपने एक्सपीरियंस के बलबूते के ऊपर क्या राय रखते हैं, जानते हैं उनसे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एतजाज़ साहब, आपने जहाँ तक मुझे याद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एज प्राइम मिनिस्टर, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एज प्राइम मिनिस्टर, राजा परवेज़ अशरफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर, 3 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, पीपल्स पार्टी के 3 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ आपने काम किया। ये इधर है ना? जी। मेरे ख्याल में रिसेंट मुझे तो यही याद आ रहा है। जी। बिलावल भुट्टो साहब, डू यू थिंक ही इज नाउ मैच्योर इनफ एंड रेडी टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर? आई थिंक ही इज given a better impression of himself than anybody else. अच्छा। इस काबीना में, अच्छा, सारी काबीना देख लें, उसमें एक मेरा ख्याल है 2-3 जो फंक्शनिंग परफॉर्मिंग मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री है और ये क्लाइमेट चेंज है, और पीपल्स पार्टी तो आपने अपने वाले नाम लिए अपने नहीं है, नवीद कमर भी है। हाँ, तो ये सर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। नहीं, इंटीरियर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर तो मैं समझता हूँ बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए। अच्छा। इंटीरियर मिनिस्टर तो बेइंतहा कंट्रोवर्शियल। अच्छा। ये इंटीरियर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और जो लॉ मिनिस्टर है,
इनको तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था नोटिस फॉर कंटेम्प्ट करते, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ। दूसरे महीने वो पैसे निकाल के दे रहा है MNAs को 91 तरक्याती स्कीमों के लिए। हाँ हाँ हाँ, वो कहाँ से निकला है? ये तो इनको तो कंटेम्प्ट होनी चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए था, चीफ जस्टिस शुड हैव इशूड कंटेम्प्ट नोटिस टू देम एंड समन देम। जो जिस तरह की बातें इन्होंने की हैं जलसों में, वो जलसा जो लेके आई थी मरियम बीबी, उस जलसे में सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे आके। अच्छा, मैं अब आपके सामने ना एक मुश्किल सवाल रखने लगा, आपने इसका जवाब देना है। ये कहा गया कि जरदारी साहब भी इंटरेस्टेड हैं शायद अगली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट के लिए, मतलब वो कहते हैं मेरा भी तो नाम लें, तो जरदारी साहब या बिलावल दोनों में से कौन? नहीं, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर हुआ तो बिलावल, आई थिंक दे विल प्रेफर। होना चाहिए या होगा? होगा, अगर आपके ख्याल में होना भी चाहिए? होना चाहिए। आई थिंक आप बाकी MNAs में या पार्लियामेंटेरियंस में देखें कौन सा है जो इससे ज़्यादा लेबन। आई थिंक हिज परफॉर्मेंस इन गोवा अच्छा was the testing point. अच्छा। And it was वो जयशंकर, और बाद में जो वावेला when he came back, वो flew back out of Goa, जो वावेला इंडियन मीडिया ने रोना धोना। इसका मतलब है he succeeded. He painted जयशंकर in a corner. थैंक यू सो मच एतजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। नाज़रीन, एतजाज हसन साहब के साथ बड़े सालों के मेरी दोबारा इनसे बैठक हुई है। मेरे ख्याल में मेरी कोताही है कि मैं इनको अप्रोच नहीं कर सका, लेकिन इज़ बीन वेरी ग्रेशियस कि उन्होंने अपना वक्त निकाला मेरे लिए और तशरीफ़ लेकर आए। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।